जैसे कल एक लड़की मारी गई है, तो वो बुक्सा, ये सॉरी, आदिवासी बुक्सा समाज। गुजर 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 समाज से आती है, जो बन गुजर समाज है, उनकी लड़की है। जो दो महिलाएं मारी गई हैं, वो दोनों दलित जाति से, शेड्यूल कास्ट से आती है। जो सूरज लड़का है वो शेड्यूल कास्ट है, और जो दो लोग जो मालधन के थे जिन पर बाघ ने हमला किया, वो शेड्यूल कास्ट है। प्रजाति को संरक्षित नहीं किया जा रहा है, बल्कि टाइगर के माध्यम से जो देश के 20 करोड़ लोग, जो जनजाति के लोग हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स लोग हैं, जो वनाश्रित समाज है, उनको उनके जंगल से, उनकी जमीन से, उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किया जा रहा है। क्योंकि जब है तो हमसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम लोगों ने कहा कि इसको विलुप्त प्रजाति के दायरे से बाहर किया जाए। जब आप विलुप्त प्रजाति के दायरे से बाहर करेंगे, तभी इसका आप कोई सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। और दूसरी बात, एक फॉल्स प्रोपेगेंडा पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर चलाया जा रहा है कि टाइगर दुनिया से विलुप्त हो रहे हैं। मेरा ये कहना है कि फॉल्स प्रोपेगेंडा है, झूठा झूठा प्रचार है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। उत्तराखंड में लगातार इन दिनों बाघ, तेंदुआ और चीता के हमलों से लगातार वहां की जनता न सिर्फ परेशान है, बल्कि हत्या के यानी मौत के शिकार हो रहे हैं। उनके हमलों से लोग मारे जा रहे हैं। सरकार और जनता के बीच टकराहट बढ़ रही है। लगातार लोग सड़कों पर आंदोलनरत हैं और मांग कर रहे हैं कि इन जंगली जानवरों का नियंत्रण किया जाए। दूसरी तरफ जो दर्शनार्थी हैं या दूर बैठे जो लोग हैं, उनकी निगाह में ये आंदोलनकारी अतिक्रमणकारी है। उनका यह कहना है कि असल में जानवर बस्तियों में नहीं हैं, बल्कि बस्तियां जानवरों के इलाकों में बन गई। इसका सच क्या है? इसकी जड़ में क्या है? आखिर लगातार लोग सड़कों पर क्यों हैं? क्यों आंदोलनरत हैं? पिछले दिनों रामनगर में एक आंदोलन हुआ, जिसमें रात के 3 बजे से लोगों ने आंदोलन किया और फिर पुलिस ने गिरफ्तारी की। उन्हीं गिरफ्तार लोगों में से एक शख्स जो कि समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं और समाजवादी मंच के संयोजक भी हैं, हमारे साथ मुनीश कुमार हैं। वह लगातार इन दिनों इस तरह के संघर्षों में शामिल है। मुनीश, आपका स्वागत है। और देश आपसे यह जानना चाहेगा कि जिन अतिक्रमणकारियों की बात देश कह रहा है, वह आप लोगों के लिए आंदोलनकारी क्यों हैं? क्योंकि यही सबसे बड़ा सवाल है। बाकी सवाल आगे करें। देखिए, जो भी लोग उत्तराखंड के अंदर रह रहे हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, जी। और उनको अतिक्रमणकारी कहना गलत है। कानूनी भाषा में भी गलत है, और जो सामाजिक भाषा है उसमें तो गलत है ही। जो लोग बाघ के हमले में शिकार हुए हैं, और यदि मैं रामनगर क्षेत्र में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के आर पास के क्षेत्र के पिछले 2 महीने के घटनाक्रम की बात करूं, अब पुरानी बातें भी हम लोग करेंगे, तो उसमें दो मजदूर कालागढ़ जो कोर जोन है, वहां पर उन्हें झाड़ी कटान के लिए ले जाया गया, और उनसे कहा गया कि आप बंदूकों को साए में आप झाड़ी काटिए, यदि टाइगर आएगा तो हम निपट लेंगे। मजदूर जब वहां पर झाड़ी काट रहा था, तो टाइगर आया, उसे खा गया। जो सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बाघ को गोली नहीं मारी, उन्होंने हवाई फायरिंग की। बाघ ने जब मजदूर को मार दिया, और उसके बाद जब उसके आसपास गोलियां चली, तब बाघ वहां से भाग गया। और घटना के 10-12 दिन बाद फिर वही घटना दोहराई गई। फिर एक नेपाली मजदूर को इसी तरीके से काम पर लगाया गया। उसे बताया गया कि तुम सुरक्षा के घेरे के अंदर हो, तुम्हें बाघ कुछ भी नहीं करेगा, टाइगर कुछ भी नहीं करेगा, और टाइगर उसको खा गया। एक महिला है जो हाथीडगर के इलाके में रहती है, वो अपने खेत में काम कर रही थी। पूजा देवी उसका नाम था, उसका छोटा बच्चा था घर के अंदर। उसको टाइगर खा गया, खेत में आकर के खा गया। वो राजस्व भूमि पर बना हुआ खेत है। एक नौजवान है 17 साल का, दो दो नवंबर को वो रामनगर से अपने घर जा रहा था। तो एक वन चौकी पड़ती है एक हाथीडगर के इलाके में, रामनगर वन प्रभाग, ये तराई पश्चिमी क्षेत्र में। तो वहां पर अक्सर लोग रास्ते में लघु शंका के लिए रुकते हैं, क्योंकि पूरा रास्ते में जंगल का इलाका है। कई बार हम लोग भी इसी जगह पर रुकते हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट चौकी है, तो ये सुरक्षित जगह है। और जब वो दोनों लोग लघु शंका के लिए रुके, तो उसे एक बच्चे को टाइगर खींच करके ले गया। उसके साथी ने ये वन चौकी के लोगों से कहा कि इसकी मदद करो, तो कोई भी उठ करके नहीं आया।
वो बहादुर नौजवान उससे 20-25 मिनट तक लड़ता रहा। उसके बाद उसके परिवार के लोग आए, उन्होंने उसको आवाज दी तो वो बोला, और उसके बाद उसे रामनगर अस्पताल लाया गया। हल्द्वानी अस्पताल में इलाज नहीं मिला, ऋषिकेश एम्स में इलाज नहीं मिला, जो प्राइवेट अस्पताल में जीवन मरण के संकट से बाहर आ गया है, लेकिन उसका पूरा परिवार आर्थिक रूप से तबाह हो गया है। इसी तरीके से दो लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे, दो हमले 2 बार मोटरसाइकिल सवारों पे हो चुके हैं। एक यहाँ से एक जगह पड़ती है, मरचूला जगह पड़ती है, जी। रामनगर से लगभग 35 किलोमीटर होगी। तो वहां पर एक टाइगर घूम रहा था, ये पिछले साल की बात है। और एक वन कर्मी ने, वो लगातार लोगों को आतंकित कर रहा था, उनके घर में आ रहा था, तो एक वन कर्मी ने उस टाइगर को गोली मार दी, तो उसको सस्पेंड कर दिया उन्होंने, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं। तब हम लोगों ने कहा था भाई आपने इसको गलत सस्पेंड किया है। तो ये जितने भी टाइगर आ रहे हैं, ये लोगों के घरों के अंदर आ रहे हैं, जो लेपर्ड आ रहे हैं वो अपने घरों के अंदर आ रहे हैं। और मैं आपको अखबार की कटिंग्स भेजूंगा, अखबार के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें सुर्खियां ना होती हो। यहाँ से 3 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर एक काला ढूंगी जगह पड़ती है, वहां पर 2 साल का बच्चा अपने घर के आंगन में खेल रहा था, उसको बाघ उठा करके ले गया। यहाँ पर एक भीमताल क्षेत्र है, वहां पर 3 महिलाएं जो राजस्व भूमि में रह रही थी, उनको बाघ ने खा लिया। तो ये जितना भी सरकार का प्रचार है, एनजीओ का प्रचार है, और जो दूर बैठे हुए लोग इस प्रचार को सुन रहे हैं, ये गलत प्रचार सुन रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर वन भूमि में रह रहे हैं, वो अतिक्रमणकारी नहीं है। उन्होंने जो भारत सरकार का वनाधिकार कानून 2006 है, उसमें उन्होंने अपने दावे डाले हुए हैं, और वो उस जगह के मालिक हैं। उस जगह पर यदि उन्हें कानूनी मालिकाना अभी नहीं मिला है, तो उसके लिए वो एलिजिबल है, उसके लिए वो अहर्ता उसकी पूरी करते हैं। तो वो एक कानूनी लड़ाई उनकी कोर्ट में चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि अगले आदेश तक किसी भी व्यक्ति को जिनने वनाधिकार के दावे डाले हैं, उसको ना हटाया जाए। इसलिए तो ये जो मुनीष बात जी पूरी की पूरी आप की जा ये रही है, ये कह गलत रहे बात हैं, है ये। जी मुनीष जी आप ये कह रहे हैं कि दूर बैठे लोग जो सामान्य किताबी ज्ञान के आधार पर, पर्यावरणीय अध्ययन के आधार पर यह मानते हैं कि इंक्रोचमेंट के कारण जानवर हमला करते हैं, यह फिलहाल उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में हो रहे हमलों का सच नहीं है, जैसा कि आपने उदाहरण देकर भी बताया। अब सवाल ये है कि अगर यह लोग अपने आंगन में हैं, अपने घरों में हैं, राहगीर हैं, इन पर अगर जंगली जानवर हमला कर रहा है, तो सरकार का रवैया ढीला ढीला क्यों है? सरकार इस बात को मुस्तैदी से क्यों नहीं ठीक कर पा रही है? कि इसकी वजह क्या देखते हैं? क्योंकि लगातार टकराहट बढ़ रही है जनता और सरकार के बीच, प्रशासन और जनता के बीच। देखिए, जो सरकार है, सरकार के मंत्री और सरकार के अधिकारी तो तालियां बजा रहे हैं, वो तो खुश हो रहे हैं कि उत्तराखंड में टाइगर बढ़ रहे हैं। हम्म। और उत्तराखंड में इस समय जो टोटल उत्तराखंड है, उसमें 560 बाघ इन्होंने पिछले साल गिने हैं। और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसमें इन्होंने 260 बाघों की, टाइगरों की गिनती इन्होंने बताई है। और यदि हम, जैसा इनका विशेषज्ञों का कहना है, जिस तरीके की रिसर्च सरकार के जो तमाम नुमाइंदे हैं, मेरा ये मानना है कि वो रिसर्च उनकी जितनी भी है, वो उनको कुछ पता नहीं है टाइगर के व्यवहार के बारे में। लेकिन उनकी जो रिसर्च है, उसकी बात हम लोग करें, तो उनका कहना है कि एक टाइगर की टेरिटरी 20 किलोमीटर की होती है, और वो 20 किलोमीटर के दायरे में अपने मल मूत्र से, अपने नाखून के पंजों से अपनी टेरिटरी बनाता है। तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो वर्ल्ड फेमस पार्क है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 1312 वर्ग किलोमीटर है। और यदि 20 किलोमीटर की टेरिटरी एक बाग की है, तो उसके अंदर 20 बाग, ये 20 से यदि हम लोग उसको मल्टीप्लाई भागा दें, तो उसके अंदर 65 बाग रहने चाहिए। लेकिन वहां तो 260 बाग हैं। जब वो 260 बाग हैं, तो वो आबादी के अंदर आ रहे हैं। अभी एक दिन हम लोगों ने जब प्रदर्शन किया था, तो फील्ड डायरेक्टर जो निदेशक हैं, वो अक्सर गायब हो जाते हैं, लेकिन उस दिन बाई चांस वो हमारे को मिल गए थे ऑफिस के अंदर। तो उन्होंने बोला कि जो बाघ है, जब वो बूढ़ा हो जाता है, तो जवान बाघ उसको जंगल से बाहर धकेलता है, और वो आबादी की तरफ आता है। अब यदि उन्हीं की बात को हम लोग मान लें कि एक बाघ की उम्र 15 साल है, और 260 बाघ हैं, जी। तो एक एक साल में कितने बाघ बूढ़े हो जाएंगे? मेरा मानना है कि 100, ये 16-17 बाघ हर साल बूढ़े होंगे, कम से कम। जो बिल्कुल। यदि 260 बाघ हैं, तो वो 16-17 बाघ आबादी की तरफ आएंगे। और आबादी की तरफ आएंगे, तो वो शिकार के रूप में फिर आदमी को आसान शिकार के रूप में खाएंगे। तो ये जो पूरा इनका जो विज्ञान है, जो इनका लॉजिक है, यदि उसी की हम बात कर लें,
तो जो इनको बाघ बचाने का जो इनकी परियोजना 1973 में शुरू हुई थी, वही परियोजना आज लोगों को खाने के लिए, लोगों को बर्बाद करने के लिए, उनको मारे जाने के लिए जिम्मेदार बन चुकी। जी। अब जो लोग हमले का शिकार हो रहे हैं, जिन लोगों के आपने नाम बताए, जाहिर तौर पर गरीब लोग हैं। भारतीय समाज एक जातिवादी समाज है। ऐसे में क्या यह जानकारी मिल पा रही है कि यह किन जातियों, धर्मों के लोग हैं जिनको सर्वाधिक शिकार बनाया जा रहा है? क्या यह गरीब, दलित समाज, आदिवासी समाज के लोग हैं जो आमतौर पर जंगलों में या जंगलों की तरफ रहते हैं? देखिए, यदि हम लोग बात करें कि बहुत रिसेंटली जो घटनाएं हुई है उनकी बात करें, हम लोग रामनगर क्षेत्र के अंदर, जी। कॉर्बेट नेशनल पार्क के क्षेत्र के अंदर, जैसे कल एक लड़की मारी गई है, तो वो बुक्सा, ये सॉरी, आदिवासी बुक्सा नहीं, समाज। गुजर 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 समाज से आती है, जो बन गुजर समाज है, हम्म। उनकी लड़की है। जो दो महिलाएं मारी गई हैं, वो दोनों दलित जाति से, शेड्यूल कास्ट से आती हैं। जो सूरज लड़का है वो शेड्यूल कास्ट है, और जो दो लोग जो मालधन के थे जिन पर बाघ ने हमला किया, वो शेड्यूल कास्ट है ना। जो नेपाली मजदूर जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के कोर जोन में जो झाड़ी काट रहे थे, वो नेपाली है। अब मेरे ख्याल में वो भी गरीबी लोग हैं, जो जी। मजदूरी कर रहा है वो गरीब लोग हैं। हम्म। तो हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, या तो वो गरीब लोग हैं या फिर वो शेड्यूल कास्ट लोग हैं जो उससे मारे जा रहे हैं, है ना। और इसीलिए जब भी कोई घटना होती है, तो जितने भी नेता लोग हैं, ये उनका एजेंडा भी सेट कर देते हैं। वो ये कहने लगते हैं कि नौकरी दीजिए, है ना। तो जो गांव के लोग हैं, जो लोग जिनके घर के कोई मारा जाता है, वो भी उनके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, नौकरी दीजिए। और फिर वो उनको एक डेली वेज की, कोई फॉरेस्ट के अंदर कोई वर्ड वाचर की, ये कोई वाचर की नौकरी, कोई चौकीदार की नौकरी उनको ये दिलवा देते हैं, और पूरी की पूरी लड़ाई को वहां ला करके ये समाप्त कर देते हैं। इसीलिए हमने इस बात को कहा कि इंसान की जान सबसे ज्यादा कीमती है। हम पर्यावरण के खिलाफ नहीं है, हम टाइगर के संरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसका एक लॉजिक होना चाहिए। जो लॉजिक्स, जो सरकार टाइगर को आज की तारीख में जो बचा रही है, वो इलॉजिकल है ना, वो अवैज्ञानिक है। उसका कोई तर्क नहीं है, तर्कहीन तरीके से उनको बचा रही है। जैसे एक बात हम आपको बताना चाहें कि 1973 में यहाँ पर जब ये कार्बेट टाइगर रिजर्व बना, उसके 3 साल बाद नीलम संजीवा रेड्डी, यहाँ के राष्ट्रपति ना, बहुत छोटे हुआ करते थे, तो एक ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति थे, मेलकम फ्रेजर। जी। वो टाइगर देखने कॉर्बेट पार्क आए, तो हम सब लोग उनका हेलीकॉप्टर देखने भी गए, तो उनको टाइगर नहीं दिखाई दिया। तब ये था कि टाइगर यहाँ पर कोई आता था, देखता था, उन्हें दिखाई नहीं देता। जी। तब ये विलुप्त प्रजाति में हम इसको मानते थे कि ये विलुप्त प्रजाति है। लेकिन आज की तारीख में जितने टाइगर उत्तराखंड के अंदर हो गए हैं, और जितनी बड़ी संख्या में सरकार ने टाइगर रिजर्व बना दिए हैं, ये देशवासियों को और आपको जानकर के आश्चर्य होगा। उत्तराखंड का यदि आप क्षेत्रफल देखेंगे, तो वो 54-55 हजार वर्ग किलोमीटर है। और देश के अंदर जो 55 टाइगर रिजर्व हैं, उनका जो क्षेत्रफल है वो 77 हजार वर्ग किलोमीटर है। और इतने बड़े क्षेत्रफल के अंदर टाइगर बचाए जा रहे हैं, उनको पाला जा रहा है। दरअसल ये किसी प्रजाति को संरक्षित नहीं किया जा रहा है, बल्कि टाइगर के माध्यम से जो देश के 20 करोड़ लोग, जो जनजाति के लोग हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स लोग हैं, जो वनाश्रित समाज है, उनको उनके जंगल से, उनकी जमीन से, उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किया जा रहा है। क्योंकि जब सरकार बेदखल करती है, तो लोग उसके खिलाफ लड़ाई करते हैं। लेकिन जब टाइगर मार रहा है, तो लोग डर के मारे खुद ही जंगलों से बाहर आ जाते हैं। तो आज ये पूरी की पूरी पॉलिसी के माध्यम से बड़ी संख्या में जो लोगों को बेदखली की जा रही है, और बेदखली को लगातार बढ़ाया जा रहा जी। तो ये एक बड़ी संगीन बात और महत्वपूर्ण बात भी आप कह रहे हैं। तो क्या जंगली क्षेत्रों से अपने नागरिकों को हटा देने में सरकार का क्या इंटरेस्ट है? आखिर उससे क्या है। फायदा होगा सरकार का? देखिए, सरकार, दुनिया में इस समय जो सबसे ज्यादा हल्ला है वो पर्यावरण का हल्ला है, ग्लोबल वार्मिंग का हल्ला है। और भारत सरकार ने 2016 में जो पेरिस के अंदर कॉप सम्मेलन हुआ था, उसमें इस बात को कहा था कि हम अपना कार्बन सिंक बढ़ाएंगे। हम्म। कार्बन सिंक बढ़ाएंगे, कार्बन सिंक बढ़ाने का मतलब यह है कि जो जंगल है उनको नया लगाएंगे, उनकी गुणवत्ता बढ़ाएंगे। और जितने भी विशेषज्ञ हैं, मैं इनका इन मामले में फेलियर मानता हूं कि मानवीय दखल से जंगल को कोई नुकसान नहीं होता है।
जंगल यदि माफिया काटते हैं, उसको किसी विकास प्रोजेक्ट के लिए बड़ी संख्या में काटा जाता है, तब जंगल को नुकसान होता है। लेकिन स्थानीय आबादी यदि जंगल से जुड़ती है तो वो जंगल को बचाती है। यदि जंगल में आग लगती है तो स्थानीय लोग ही जाकर उसको बचाते थे, लेकिन आज की तारीख में लोगों को जब से बेदखल किया है, तो जब से आग लगती है कोई बचाने नहीं जाता, क्योंकि लोगों के से हक हकूक खत्म हो गए हैं। जब लोग पशु लेकर के जंगल में जाते हैं, वहां से अपने लिए कोई बल्ली ले आएंगे, अपनी झोपड़ी के लिए जड़ी जी। बूटी ले आएंगे, घास ले आएंगे, तो उससे जंगलों के साथ आदमी का रिश्ता है। जैसे क्या है कि जितने भी घास के मैदान है जंगल के अंदर, यदि उसके अंदर से घास नहीं काटी जाएगी तो वो क्या होगा कि वो घास सूख जाएगी और नई घास पैदा नहीं होगी। तो जो लोगों के जाने पर रोक लगी है, तो जो घास के मैदान है वो सूख रहे हैं। जब सूख रहे हैं तो जो ग्रास क्रोबर है, जो बारहसिंगा है, जो नील गाय है, जो इस तरीके के जो जानवर है जिनको बाघ खाता है, वो आबादी की तरफ आते हैं। तो उनके पीछे टाइगर भी आबादी की तरफ आता है ना। जब बूढ़ा टाइगर हो जाता है, जब वो उनका शिकार नहीं कर पाता, तो वो आबादी की तरफ आता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो टाइगर बचाना है, उसके लिए ये कोई लॉजिकल सॉल्यूशन निकाले, तभी टाइगर बच सकता है। और ये जो भारत सरकार कार्बन सिंह की बात कर रही है, दरअसल ये भी लोगों के ऊपर एक प्रकार की तानाशाही सरकार लाद रही है ना। आपको यदि जंगल बचाने हैं तो वो टाइगर पाल करके, वहां टाइगर रख करके आप जंगल नहीं बचा सकते। आपको यदि जंगल बचाने हैं तो आप उनको संरक्षित कीजिए, स्थानीय कम्युनिटी को उससे जोड़िए, वहां पर उनके जो हक हकूक हैं, जो जल जंगल जमीन पर उनके परंपरागत जो अधिकार हैं, उनको आप संरक्षित कीजिए। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि गांव वालों को जो हक हकूक मिलते थे, वो सब खत्म किए जा रहे हैं। उनको जंगल के अंदर घास चराने नहीं दी जाती, उनको पशु चराने नहीं दिए जाते, घास लाने नहीं दिया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो ये पूरी की वन और पर्यावरण नीति जो दिल्ली में बैठ करके, इसी कमरों में बैठ करके जो बना रहे हैं, ये जंगलों को बर्बाद करने की नीति बना रहे हैं, पर्यावरण को बर्बाद करने की नीति बना रहे हैं। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि तमाम एनजीओ काम कर रही हैं, तमाम सरकार की परियोजनाएं काम कर रही हैं। क्या जंगल इन्होंने लगाए हैं? क्या जंगल इन्होंने संरक्षित किए हैं? हमारे देश का, उत्तराखंड के लोगों का तो सदियों से जंगलों से नाता है। इन्होंने तो जंगलों को बर्बाद ही किया है, इन्होंने जंगलों को संरक्षित नहीं किया है। जंगल बचे हैं तो स्थानीय लोगों के, जो जनता है उसके प्रयासों से, उनके जीवन के कारण ये जंगल बचे हुए हैं। जी। आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर इसके वन प्राणियों, सरकार और जनता के बीच जो ये टसल चल रहा है, जिसकी वजह से लगातार जनहानि है, क्या आपको लगता है कि यह आंदोलन उत्तराखंड के लेवल पर व्यापक सवाल के रूप में नहीं उभर पा रहा है? उसका कारण चूंकि इसमें दलित, आदिवासी और गरीब समाज के लोग ज्यादा शिकार हैं, क्या इसलिए यह सवाल प्राथमिक नहीं बन पा रहा है उत्तराखंड पर, अगर यह इतना बड़ा प्रश्न है तो? देखिए, ये तो हमेशा ही होता है कि जब भी जो गरीब जनता है, एक तो उसको जाति में, धर्म में बांट दिया जाता है, और दूसरी बात, गरीबों की आवाज भी समाज के अंदर, संगठन नहीं है उनके, तो आवाज उठ नहीं पा रही है। जैसे जिस गांव के अंदर घटना होती है तो उस गांव के लोग आंदोलित होते हैं, बाकी लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। अभी हम लोग देख रहे थे कि नानक मता में एक किसान ने अपने बच्चे को खेत में रखा हुआ था, और पेड़ से टाइगर आया और उसके बच्चे को उठा करके ले गया। अब ये 3-4 दिन पहले की घटना है। वो तो बिल्कुल राजस्व ग्राम का मामला है। तो दरअसल है ये कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरे पहाड़ खाली हो गए हैं, और 73% लोग उत्तराखंड से चले गए हैं। और रोज 230 लोग पहाड़ छोड़ रहे हैं, पलायन आयोग की रिपोर्ट है। तो उसमें सबसे बड़ा कारण जंगली जानवरों का आतंक है। यदि कोई व्यक्ति पहाड़ के अंदर रह रहा है, और उसका बच्चा यदि टाइगर ले जाएगा, उसका बच्चा यदि लेपर्ड ले जाएगा, उसका खेती यदि सुअर खत्म कर देगा, उसके पेड़ों में जो फल लगे हैं वो बंदर खा जाएगा, तो पहाड़ में रह के क्या करेगा? और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि पूरे पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं, और सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो हम लोगों ने इस बात को उठाया और लिख के भी दिया सरकार को, कि भारत सरकार ने जो वन्य जीव पर्यावरण अधिनियम, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 बनाया है, उसमें अनुसूची 1 में जंगली सुअर को, तेंदुए को, टाइगर को विलुप्त प्रजाति घोषित किया है। तो जब 1973 में कानून बनाया, तो निश्चय ही ये विलुप्त प्रजाति रही होगी। लेकिन आज की तारीख में विलुप्त प्रजाति नहीं है। तो हमसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम लोगों ने कहा कि इसको विलुप्त प्रजाति के दायरे से बाहर किया जाए। जब आप विलुप्त प्रजाति के दायरे से बाहर करेंगे, तभी इसका आप कोई सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। और दूसरी बात, एक फॉल्स प्रोपेगंडा पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर चलाया जा रहा है कि टाइगर दुनिया से विलुप्त हो रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये फॉल्स प्रोपेगंडा है, झूठा झूठा प्रचार है। दुनिया के अंदर जो टाइगर है सबसे ज्यादा, वो आप
WWF की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। वो यूएस के अंदर है, अमेरिका के अंदर, और वहां पर लोग उसको, जी। यही कारण है कि हम लोग इसके फॉल्स प्रोपेगेंडा के अंदर भी शामिल हो जाते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा नेचुरल हैबिटेट के अंदर बाघ भारत के अंदर है। 3700 3800 बाघ भारत के अंदर है। पूरी दुनिया के अंदर 5500 बाघ है। सारे मुल्कों के अंदर मिलाकर के 1800 बाघ टाइगर हैं, और हमारे देश के अंदर अकेले भारत के अंदर 3800 बाघ हैं। क्यों? और यहाँ पर बाघों को पालना इसलिए भी आसान है कि यहाँ के लोगों की जनवादी चेतना, नागरिक चेतना बहुत कमजोर है। यदि यूरोप के अंदर किसी व्यक्ति को जानवर खा जाएगा तो ये बात की कल्पना ही नहीं की जा सकती कि उस जानवर को नहीं मारा जाएगा। लेकिन भारत के अंदर यदि किसी व्यक्ति को जानवर खा जाएगा तो बाघ को नहीं मारा जाएगा। और ऐसे दर्जनों उदाहरण मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों के सामने रख सकता हूं कि आदमी को उन्होंने मरने दिया, लेकिन बाघ को इन्होंने गोली नहीं मारी, बंदूक होने के बावजूद भी। तो यही सॉल्यूशन है कि इसको संरक्षण अधिनियम से बाहर किया जाए, और यहाँ के जितने भी टाइगर हैं उनको सबको पकड़ा जाए, उन देशों में दे दिया जाए। जैसे भारत में चीते लाए गए कूनों कूनों में, वैसे ही यहाँ के टाइगर उन देशों में एक्सपोर्ट कर दिए जाए जहाँ पर टाइगर नहीं है। लेकिन यहाँ से टाइगर हटाए जाए, चाहे उन्हें मार के हटाया जाए, चाहे पकड़ करके हटाया जाए। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं तो जनता मरने के लिए अभिशप्त है। और अभी तो जनता धीरे धीरे, गुस्सा हो रहा है लोगों के अंदर, गुस्सा बढ़ रहा है। और ये जो लग रहा है कि लड़ाई नहीं है, लड़ाई धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है और संगठित भी हो रही है। और संयुक्त संघर्ष समिति ने 11 फरवरी को इसके लिए एक उत्तराखंड का सम्मेलन भी रखा है, और उसमें आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। तो ये तो जितना भी ये हमला हो रहा है, लोग उसके खिलाफ धीरे धीरे लामबंद भी हो रहे हैं। यही बात हम आपको के माध्यम से बताना भी चाहते हैं। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जंगलों को लेकर और इंसानों के बीच टकराहट में जो लोग आंदोलनकारी हैं, उनमें से मुख्य रूप से मुनीष कुमार हैं। वह लगातार जिम कॉर्बेट के इलाके में संघर्षरत हैं। वह लोगों के बीच जा रहे हैं और जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इससे निपटा जाए। उन्होंने विस्तार से बताया कि असल में इस टसन का कारण क्या है। हमेशा गलत नीतियों से सरकार अपनी जनता को परेशानी में डालती है। यहाँ भी वही बात है। जानवर और इंसान दुश्मन नहीं है, बहुत मिलकर चलते हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई सनातन की है, परंपरागत है और लगातार है, और वही लोग जंगलों को बचा कर रखे हुए जो लोग जंगलों में रहते हैं। लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण आप वन्यजीव और इंसानों की टकराहट बढ़ी है, और उसका उपाय भी उन्होंने संक्षिप्त में बताया है कि दुनिया भर में किस तरह से रखा जा रहा है, भारत में भी उसी तरह रखा जाना चाहिए। और जाहिर तौर पर इतने अगर खुलेआम बाघ घूम रहे हैं, तेंदुआ घूम रहा है, तो आखिरकार वह विलुप्त कैसे होता है, इस पर भी सोचा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सवाल बड़ा इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि मारे जाने वाले लोग दलित समुदायों से हैं, आदिवासी समुदायों से हैं ज्यादातर, और सबसे बड़ी बात कि वह गरीब समाज का हिस्सा है। शुक्रिया आपका बातचीत। धन्यवाद।